नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा, वाणिज्य शिक्षक कक्षा 9 वाणिज्य विषय के तलपट नामक अध्याय को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई ज्ञान गंगा नामक प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो क्लासें चलाई जा रही हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम चर्चा के बिंदु के बारे में बात करते हैं। हमारे जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वो ये हैं। पूर्व ज्ञान का अवलोकन, अर्थात इस अध्याय के पहले भाग में हमने क्या क्या अध्ययन किया था इस बात की हम चर्चा करेंगे। खातों के शेष से तलपट बनाना तैयार करना सीखेंगे। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। तलपट द्वारा ज्ञात न होने वाली अशुद्धियों को ढूंढने के उपाय, अंत में उच्चंत खाता का अध्ययन करेंगे। अंत में आपके लिए गृह कार्य। पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर लेते हैं। इससे पहले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा था। हमने इससे पहले अध्याय में सीखा तलपट से आशय, तलपट किसे कहते हैं, परिभाषा के बारे में जाना, प्रारूप बनाना सीखा, उद्देश्य तथा लाभ। तलपट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, 4 इसकी जो प्रमुख विधियां हैं उन विधियों के बारे में हमने जाना। योग विधि के द्वारा तलपट बनाना सीखा, शेष विधि से तलपट बनाना सीखा, योग एवं शेष विधि से तलपट बनाना सीखा। और चौथी विधि थी उसमें था कि जिन खातों के शेष आपस में समान हो जाते हैं उन खातों को छोड़ करके शेष वाले खातों के आधार पर तलपट को तैयार करना। आज का हम आरंभ करते हैं अध्याय का द्वितीय भाग, खातों के शेष से तलपट तैयार करना। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें खातों के शेष दे दिए जाते हैं। उन शेष के आधार पर हम किस प्रकार तलपट ज्ञात करेंगे उसके संबंध में कुछ संक्षिप्त नियम हैं जिनका मैंने चर्चा पहले भाग में भी की थी। हमेशा ध्यान रखिए, समस्त संपत्तियों के शेष ऋणी होते हैं। समस्त संपत्तियां से आशय वे सभी चल अचल संपत्तियां जो व्यवसाय के स्वामी के अधिकार में होती हैं और व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं, उन सभी के शेष ऋणी शेष होते हैं। जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, रोकड़ बैंक में, रोकड़ हाथ में, और अंतिम रहतिया, देनदार इत्यादि। इन सब के जो शेष होते हैं वे शेष ऋणी शेष होते हैं। समस्त दायित्वों के शेष हमेशा धनी शेष होते हैं। पूंजी और लेनदार, बैंक अधिविकर्त, इनके जो शेष होते हैं वे सभी धनी शेष होते हैं। समस्त क्रय और विक्रय वापसी के शेष, जो क्रय है उनके जो शेष होते हैं वे हमेशा ऋणी होते हैं। अगर कोई माल हमने बेचा था वो लौट करके आ गया, विक्रय वापसी है तो उसका शेष ऋणी शेष होगा। समस्त विक्रय एवं क्रय वापसी के शेष, जो माल हमने बेचा है वो, और जो हमने माल खरीदा था वो अगर हमने वापस कर दिया है, क्रय वापसी, उसके शेष भी धनी शेष होंगे। समस्त व्यय एवं हानि के शेष ऋणी शेष होते हैं। समस्त आय एवं लाभ के शेष धनी शेष होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन शेष के आधार पर भी हम तलपट को तैयार कर सकते हैं। आइए एक क्रियात्मक प्रश्न के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमको किराया दिया है, अब हमको यहाँ छांटना है कि ये संपत्ति है, दायित्व है, या फिर हमारे व्यय हैं या आय हैं। इनको हम छांटेंगे, सीखेंगे। उनके आधार पर हम तलपट बनाना सीखते हैं। किराया सामान्यतः खर्चा है, ये हमारा इसका शेष ऋणी शेष होगा। ऋणी ये लायक देनदार के समान होते हैं, इसका शेष ऋणी होगा। रोकड़ बैंक में संपत्ति है, ऋणी होंगी।
विक्रय वापसी, माल हमने बेचा, वो लौट करके आया, माल हमारे यहाँ आया, तब इसका शेष ऋणी शेष होगा। ऋणदाता, ये इसका शेष धनी शेष होगा, विक्रय का शेष धनी शेष होगा, पूंजी का शेष दायित्व है, धनी शेष होगा। क्रय वापसी 200 रुपये, तो ये क्रय वापसी है, इसका क्रय वापसी इसका जो शेष है वो धनी शेष होगा। वेतन हमारा खर्चा है, इसी वजह से इसका ऋणी शेष होगा। प्रारंभिक रहतिया संपत्ति है, ऋणी शेष होगा। मशीनरी संपत्ति है, ऋणी शेष होगा। रोकड़ संपत्ति है, ऋणी शेष होगा। क्रय, माल खरीदा है, इसका शेष ऋणी शेष होगा। छूट, खर्चा है 100 रुपये, ऋणी शेष होगा। ढुलाई 130 रुपये, ऋणी शेष होगा। बीमा ऋणी शेष होगा। स्टेशनरी ऋणी शेष होगा। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तलपट, ये हमने शेष के आधार पर तलपट बनाया है। तो सबसे पहले हम आइटम लेते हैं किराया, एक एक करके आइटम देखते जाते हैं हम लोग। ये लेते हैं किराया, किराया 100 रुपये ऋणी होगा। चलिए, आपने जैसा बताया, हमने तलपट 31 मार्च 2020 को, तो किराया हमने ऋणी पक्ष में 100 रुपये लिख दिया। उसके बाद आपने बताया ऋणी, हमारा इसका शेष ऋणी होगा, तो हमने देखिए 3800 रुपये ऋणी पक्ष में लिख दिए। इसके बाद में रोकड़ 1820 रुपये, रोकड़ है, संपत्ति है, शेष ऋणी होगा। रोकड़ बैंक में 1820 रुपये ऋणी हो गया। ऋणदाता, उसके बाद में विक्रय वापसी, विक्रय वापसी 100 रुपये है, तो विक्रय वापसी हमारा धनी शेष ऋणी शेष होगा, 100 रुपये हमने ये लिख दिया। उसके बाद में विक्रय, विक्रय देखिए हमारे पास में है 6000 रुपये, धनी शेष होगा। विक्रय का ये धनी शेष 6000 रुपया हमने विक्रय लिख दिया। विक्रय के बाद में बारी आती है पूंजी, 9200 रुपये दायित्व है, धनी पक्ष में जाएगा। ये पूंजी, ये देखिए 9200 रुपये धनी पक्ष में। और पूंजी के बाद में क्रय वापसी, माल खरीदा, वो हमने खरीदा हुआ माल हमने वापस किया है, माल हमारे व्यवसाय गया है, तो ये धनी पक्ष में। क्रय वापसी धनी पक्ष में, ये देखिए 200 रुपये धनी पक्ष में। उसके बाद में खर्चे की बात करते हैं, तो वो है वेतन 830 रुपये, खर्चा है, ऋणी होगा, सारे खर्चे ऋणी मैंने बताए थे। वेतन 830 रुपये। और उसके बाद में प्रारंभिक रहती है, संपत्ति है, तो ये है हमारे पास में 4000, तो 4000 रुपये को हम ये 4000 रुपये ऋणी पक्ष में लिख देंगे। मशीनरी की बात करते हैं, 5150 रुपये संपत्ति है, तो हम 5150 रुपये मशीनरी में ऋणी पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद में रोकड़, पुनः रोकड़ हमारे पास आ गई, ये बैंक में थी, ये रोकड़ हमारे पास में नकद है 230 रुपये, ऋणी पक्ष में जाएगी। संपत्तियां सारी ऋणी बताया था मैंने आपको। चलिए, तो रोकड़ हमारी 230 रुपये। अब देखिए छूट के बारे में बात कर लेते हैं, 100 रुपये। अब देखिए छूट 100 रुपये, ढुलाई 130 रुपये, बीमा 80 रुपये और स्टेशनरी 60 रुपये। ये खर्चे हैं, तो हमें इनको छूट 100 रुपये, ढुलाई 130 और बीमा 80 रुपये, स्टेशनरी 60 रुपये। ये देखिए ये सारे खर्चे हमने ऋणी कर दिए हैं। ये सारे खर्चे देखिए हमने इन खर्चों को ऋणी किया है। छूट 100 रुपये, क्रय 3500 रुपये, ढुलाई 130 रुपये, बीमा 80 रुपये, स्टेशनरी 60 रुपये। इस प्रकार से हम लोग इसके दोनों पक्षों का योग आपस में मिलान कर लेते हैं। दोनों पक्षों का योग मिल जाता है तो माना जाता है कि हमारे द्वारा जो तलपट बनाने का कार्य किया गया है वह बिल्कुल सही, शुद्ध है। इसके पश्चात तलपट द्वारा ज्ञात होने वाली अशुद्धियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं और जिनके होने पर तलपट नहीं मिलता है। पहली है योग संबंधी अशुद्धि। यदि तलपट के दोनों पक्षों की
धनराशि का योग लगाने में कोई अशुद्धि हो जाती है तो तलपट का योग नहीं मिलता है। अर्थात यदि जरा सी भी कहीं गलती है, अगर योग संबंधी त्रुटि हो गई है तो तलपट नहीं मिलेगा। दूसरी है किसी खाते को ना लिखा जाना। यदि खाता बही में कोई खाता बना हुआ है और वह तलपट में लिखने से रह जाता है तब तलपट का योग नहीं मिलेगा। अर्थात हमें खाता बही में जितने भी खाते हैं उन सभी खातों के योग को तलपट में लिखना अनिवार्य होता है। अगला है शेष निकालने में अशुद्धि। यदि खातों के योग या शेष निकालने में यदि कोई अशुद्धि हो जाती है तो तलपट का योग नहीं मिलता है। प्रयास ये करना है कि हमें सभी खातों को समाहित करना है, त्रुटि कम से कम हो। धनराशि गलत पक्ष में लिखना। यदि किसी खाते के शेष की धनराशि तलपट में अशुद्ध लिख दी जाए तो तलपट का योग नहीं मिलेगा। जैसे 100 रुपये के स्थान पर 10 रुपये या 1000 रुपये के स्थान पर 100 रुपये लिख दिए जाते हैं तब तलपट नहीं मिलता है। या 12 के स्थान पर 21 लिख दिए जाएं। विपरीत पक्ष में खतौनी होना। विपरीत पक्ष में खतौनी होना। यदि खतौनी करते समय किसी खाते की ऋणी पक्ष की धनराशि धनी पक्ष में और धनी पक्ष की धनराशि यदि ऋणी पक्ष में लिख दी जाती है तब उस दशा में भी तलपट का योग नहीं मिलता है। किसी एक खाते में अशुद्ध प्रविष्टि होना। यदि रोजनामचे में खाता बही में खतौनी करते समय कोई धनराशि किसी एक खाते में सही और दूसरे खाते में अशुद्ध लिख दी जाए तब भी तलपट का योग नहीं मिलता है। अगला है किसी एक खाते में खतौनी न किए जाना। किसी एक खाते में खतौनी छूट जाना या न किए जाना। यदि रोजनामचे से खाता बही में खतौनी करते समय कोई धनराशि एक खाते में तो लिख दी जाए लेकिन दूसरे खाते में बिल्कुल ना लिखी जाए तब भी तलपट का योग नहीं मिलेगा। योग को अगले पृष्ठ पर ले जाने में अशुद्धि। योग को अगले पृष्ठ पर ले जाने में अशुद्धि। यदि खाता बही में किसी खाते के एक पृष्ठ के योग को अगले पृष्ठ पर ले जाते समय धनराशि के लिखने में कोई अशुद्धि हो जाती है उस दशा में भी तलपट नहीं मिलता है। अगला है अन्य। यदि रोकड़ बही या अन्य किसी सहायक बही का शेष तलपट में लिखने से रह जाता है तब भी तलपट नहीं मिलेगा। ये वो परिस्थितियां थी जब आपका तलपट नहीं मिलता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं तलपट द्वारा ज्ञात ना होने वाली अशुद्धियां। अर्थात तलपट में हमारी अशुद्धियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी तलपट का योग आपस में मिल जाता है। ये जो अशुद्धियां हैं माना जाता है कि तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है। तलपट द्वारा ज्ञात न होने वाली अशुद्धियों में सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियों का अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियों से अभिप्राय वे अशुद्धियाँ जो जनरल प्रविष्टि करते समय या प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टि करते समय लिखने से छूट जाती हैं, वे प्रविष्टियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। मान लीजिए कोई भी लेखा है वह लिखने से छूट गया है तो वह ना खाता बही में दर्शाया जाएगा और ना ही उसका लेखा तलपट में किया जाएगा। इस प्रकार के जो हैं वे प्रारंभिक लेखे की त्रुटियां कहलाती हैं जो कि तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। नंबर 2 पर आता है
भूल चूक की अशुद्धियाँ। ये अशुद्धियाँ जिनका प्रारंभिक लेखे की बहियों में बिल्कुल भी लेखा नहीं किया जाता, भूल की अशुद्धियाँ कहलाती हैं। जैसे राम से 500 रुपये का माल खरीदा और रोजनामचे में लिखना भूल गए, इसका लेखा नहीं किया गया, तब ऐसी दशा में ना तो क्रय खाते के ऋणी पक्ष की ओर लेखा किया जाएगा और ना ही राम के खाते के धनी पक्ष की ओर लेखा किया जाएगा। ऐसी दशा में अशुद्धि का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये थी हमारी भूल चूक की अशुद्धि। अगली है सिद्धांत की अशुद्धि। सिद्धांत की अशुद्धि में हम कह सकते हैं कि वे अशुद्धियां जो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को ध्यान में न रखने के कारण उत्पन्न हुई हैं, अर्थात पूंजीगत व्यय तथा आयगत व्यय में अंतर न करने के कारण हुई हैं, सिद्धांत की अशुद्धियां कहलाती हैं। जैसे 5,000 रुपए की एक तिजोरी खरीदी, लेकिन उसका लेखा तिजोरी खाते के स्थान पर क्रय खाते में कर दिया गया, तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो सिद्धांत की त्रुटि कहलाएगी। अगली है छत्तपूरक अशुद्धि। छत्तपूरक अशुद्धियां वे अशुद्धियां जो एक दूसरे का समतोलन करती हैं, अर्थात जिनमें एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि के प्रभाव से स्वयं दूर हो जाता है, छत्तपूरक अशुद्धियां कहलाती हैं। जैसे क्रय खाते के ऋणी पक्ष की ओर 100 रुपये कम लिखे गए तथा साथ ही मोहन के खाते के धनी पक्ष में 70 रुपये और सोहन के खाते में 30 रुपये धनी पक्ष में कम लिखे गए, तो इसमें त्रुटि का प्रभाव ऋणी व धनी पक्ष की ओर बराबर रहा। यह अशुद्धि भी तलपट में कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अगली है हिसाब किताब की अशुद्धियाँ। वे अशुद्धियाँ जो गलत जोड़ने, घटाने, पोस्टिंग करने के कारण होती हैं, हिसाब किताब की अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ये अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं। खाता बही में गलत खतौनी हो जाना, बहियों में जोड़ने या खातों के योग मिलाने में अशुद्धि होना, बहियों का गलत लेखा होना, ठीक पक्ष में गलत रकम की खतौनी कर देना। ये जो त्रुटियां थी वो थी हमारी तलपट द्वारा ज्ञात ना होने वाली अशुद्धियां, अर्थात तलपट हमारा मिल गया लेकिन फिर भी अशुद्धियां हमारे तलपट के अंदर बनी हुई हैं। अब बात आती है कि अशुद्धियों को ढूंढने के तरीके क्या क्या हैं, हम अशुद्धियों को किस प्रकार ढूंढते हैं। चलिए हम आगे भाग की ओर बढ़ते हैं। अशुद्धियां ढूंढने के उपाय, कुछ तरीके हमें समझाए गए हैं जिनके आधार पर हम तलपट में हुई अशुद्धियों को ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। पहला है तलपट के योग की जांच। सर्वप्रथम तलपट के दोनों पक्षों की धनराशि को पुनः जोड़ना चाहिए। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग ठीक नहीं है तो तलपट के दोनों पक्षों का योग के अंतर की धनराशि को अलग लिख लेना चाहिए। अंतर के बराबर की रकम को खोजना। इस अंतर को लिखने के बाद यह देखना चाहिए कि इस अंतर के बराबर की कोई धनराशि खाता बही से तलपट में लिखने से छूट तो नहीं गई है। यदि है तो इसे लिख करके दूर किया जा सकता है। अगला है अंतर के 9वें भाग के बराबर राशि खोजना। अंतर का 1/9 करना चाहिए। हो सकता है कि धनराशि लिखते समय भूल से शून्य बढ़ गया हो या शून्य कम हो गया हो। यदि शून्य बढ़ गया होगा तो धनराशि 10 गुनी बढ़ गई होगी, यदि शून्य घट गया होगा तो धनराशि 1/9 भाग रह गई होगी। इस प्रकार हो सकता है कि अंकों में परिवर्तन हो गया हो जिससे 21 के स्थान पर 12, तो ऐसी दशा में अंतर के 9 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। कर सकते हैं हम इसको। अगला है अंतर की आधी रकम खोजना। यदि उपरोक्त बातें सही हों तो दोनों पक्षों के योग के अंतर की धनराशि को आधा करके यह देखना चाहिए कि यह धनराशि तलपट के गलत पक्ष में तो नहीं लिख दी गई है। यदि धनी का ऋणी और ऋणी का धनी कर दिया जाएगा तो यह धनराशि आधे अंतर को प्रभावित करती है।
अगला है खातों की राशि का तलपट से मिलान। यह देखना चाहिए कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जैसे रोकड़ बही का रोकड़ खाने का शेष तथा बैंक या छूट खाने का शेष तलपट में लिखने से तो नहीं रह गया है। यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि खाता बही के सभी खातों की धनराशियों को तलपट में लिख दिया गया है अथवा नहीं। खतौनी की जांच, यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि सभी धनराशियां सही और ठीक पक्ष में लिखी गई हैं अथवा नहीं। प्रारंभिक शेषों की जांच, यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि पिछले वर्ष के लाए हुए शेष इस वर्ष की पुस्तकों में ठीक से लिखे गए हैं अथवा नहीं। उच्चंत खाता खोलना, यदि रोजनामचा या खाता बही की पूर्ण जांच करने के बाद भी अंतर का पता नहीं लगता है तो इस अंतर को उच्चंत खाता के नाम से डाल करके खाते को बंद कर देना चाहिए। और जैसे जैसे हम भविष्य में इन त्रुटियों को ढूंढेंगे वैसे वैसे हमारा उच्चंत खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उच्चंत खाते के बारे में चर्चा की लेते हैं। यदि अशुद्धियों को ढूंढने के समस्त उपाय का प्रयोग करने के बाद भी तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस अंतर को कुछ समय के लिए उच्चंत खाते में लिख दिया जाता है। इस उच्चंत खाते की धनराशि तलपट में अशुद्धियों का पता लगाने पर जनरल लेखों के द्वारा उसका सुधार कर दिया जाता है और उन लेखों की खतौनी कर दी जाती है। समस्त अशुद्धियों का सुधार हो जाने पर उच्चंत खाता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये देखा जाता है यदि ऋणी पक्ष का योग अधिक है, धनी पक्ष का योग कम है तो इस अंतर को धनी पक्ष की ओर लिखा जाता है। यदि धनी पक्ष का योग अधिक है, ऋणी पक्ष का योग कम है तो इस अंतर को ऋणी पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अशुद्धियों को ढूंढने के उपाय के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, हमारा अध्याय समापन की ओर है। आपने इस अध्याय में जाना खातों के शेष से तलपट तैयार करना। आप सीख गए होंगे कि विभिन्न प्रकार के अगर आपको खातों के शेष दे दिए जाएं तो उनसे किस प्रकार तलपट तैयार करेंगे। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, हमने उन अशुद्धियों के बारे में जाना जिनसे हमारा तलपट प्रभावित होता है और दूसरे उन अशुद्धियों के बारे में भी जाना जो तलपट के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकी। हमारे तलपट का योग मिल गया लेकिन फिर भी उसमें अशुद्धियां रह गईं, उन अशुद्धियों के बारे में भी जाना। अशुद्धियों को ढूंढने के उपाय, हमने उन तरीकों को भी जाना जिनके माध्यम से हम अशुद्धियों को ढूंढ सकते हैं। अंत में हमने उच्चंत खाते के बारे में जाना कि उच्चंत खाता किस प्रकार तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। तलपट क्यों बनाया जाता है? ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जिन्हें तलपट द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात तलपट के द्वारा ज्ञात न होने वाली अशुद्धियों का वर्णन आपको यहां करना है। और तीसरा प्रश्न है अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? हमें इन सबको लिखना है, याद करना है। उसके पश्चात आपके जो कक्षाध्यापक या विषय अध्यापक हैं उनको इन प्रश्नों को ऑनलाइन शिक्षण के दौरान व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस माध्यम से आपको शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनको भेज दीजिए। वहाँ से वो आपका इसको चेक कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेसन समझ